देखो क्या रहा है, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या शून्य होती है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। तीनों कोणों के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्र को कहते हैं अंतःकेंद्र। देखो देख रही है यहाँ पे, जैसे तीनों कोण है, एक कोण ये, एक कोण ये और ये। यहाँ पर जो केंद्र बन रहा है उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। भाई समकोण त्रिभुज है, मान लो यहाँ पर परिकेंद्र कहाँ पे होगा, जो कर्ण वाली भुजा है ना इसके सेंटर पे होगा। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाली बिंदु या शीर्ष पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होगा, लंब केंद्र में समकोण वाली बिंदु या शीर्ष पर स्थित होता है। और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। नेक्स्ट, किस त्रिभुज में अंतः केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र ये सभी त्रिभुज के अंदर होते हैं, वह न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सब कुछ अंदर होता है, सारे केंद्र। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं संपाती। माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को कहते हैं केंद्रक। माध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं परिकेंद्र। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं लंब केंद्र। किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है और त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर मतलब 180 अंश होता है। कौन सा न्यून कोण नहीं है, 95 डिग्री का एंगल नहीं है। कौन सा अधिक कोण है, 150 डिग्री वाला। पूर्ण कोण कौन सा है, 360 का। 180 से बड़ा, 360 छोटा, इसे कहते हैं बृहद कोण। वृत्त एक 2D आकृति होती है। कैसी 2D आकृति होती है वृत्त, ये देखो पढ़ चुके हैं इसको। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो वृत्त रेखा एक बनती है, और जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो दो वृत्त रेखा बनती हैं, और जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्य स्पर्श करते हैं 3 रेखा बनती हैं। ये देखो, जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर टच करें, कुछ दूरी पर हों तो उपनिश्चित रेखा 4 होती है। देखो ऐसे बनता है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, तो एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, 4 रेखा है। नेक्स्ट, संकेंद्री वृत्त क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वृत्त एक ही केंद्र पर बनते हैं। ठीक है, बन रहा है कि नहीं, केंद्र एक ही है सबका। और अपकेंद्र वृत्त कौन सा होता है, जब किसी वृत्त के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र रखने वाले वृत्तों को केंद्र उत्केंद्र कहते हैं। भाई देखो, ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसका केंद्र अलग, इसका केंद्र अलग है। या फिर ऐसे ही बन सकता है, एक वृत्त ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो बड़े वाले का तो केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है। तो मतलब किसी वृत्त के अंदर भिन्न भिन्न केंद्र वाले जो वृत्त होते हैं उसको उत्केंद्र कहते हैं। किसी वृत्त पर वायु बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सही बात है, देखो एक ये दो ही पॉसिबल है बस। वृत्त के किसी भी बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा संभव है। भाई ये कंडीशन में याद रखना, वृत्त के किसी भी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ एक। जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट, व्यास के द्वारा बनाया गया कोण या अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होता है। पीछे पढ़े थे ना, जो प्रतिभा बनता है अर्धकोण बना है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। रट लेना इसको, एक ही चाप द्वारा परिधि पर जो एंगल बन रहे हैं ना वो बराबर होते हैं। या एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पे ये और ये बराबर है। अब वृत्तखंड क्या होता है, देखो एक चाप और एक जीवा से घिरा एरिया वृत्तखंड कहलाता है। और त्रिज्यखंड क्या है, दो त्रिज्या और एक चाप से। देखो ये वृत्त मान लो, एक चाप एक त्रिज्या, ये वो सेंटर से खींची जाती है, त्रिज्या सेंटर से जाती है, एक त्रिज्या ये रही और ये चाप हो गया। दो त्रिज्या और एक चाप से बना जो सेक्टर होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड। नेक्स्ट, हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, डेकागन में 10, अनडेकागन में 11, डूडोकागन 12, ड्यूडोकागन में 12, अनडेकागन में 11 और हेप्टा में 7, नैनोगन में 9।
पंचभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा दो संलग्न भुजाएं 72 डिग्री पर झुकी होती हैं। भाई पंचभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और दो संलग्न भुजाएं 72 डिग्री पर झुकी होती हैं। देख लो, ये होता है हमारा पंचभुज। हेक्सागन क्या होता है? ये षटभुज होते हैं। षटभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा संलग्न भुजाएं 60 डिग्री पर झुकी होती हैं। ये 60 डिग्री आया कैसे और इधर इधर 72 डिग्री आया कैसे भाई? पंचभुज क्या है? बहुभुज है ना, तो बहुभुज के सभी कोणों के ऊपर क्या होता है? 360 अंश होता है। तो पंचभुज बोला 5 से भाग लगा दें, एक कोण का आ गया हमारे पास कितना? 72 डिग्री। ये षटभुज की बोल रहा है 360 में 6 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। वो तो कह रहा है। यही सप्तभुज में निकाल लो। सप्तभुज का एक कोण एक एंगल का मान कितना होता है? 360/7 51.5। अष्टभुज का 45 होता है। कैसे? 360/8 करके। भाई सप्तभुज में जो संलग्न भुजाएं होती हैं 51.5 डिग्री पर झुकी होती हैं। ऐसी अष्टभुज में संलग्न भुजाएं 45 डिग्री पर झुकी होती हैं। ठीक है ना। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? नियमित बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण भी बराबर हो। भाई नियमित बहुभुज वही तो है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो। आप देख पा रहे होंगे षटभुज होता है ना, षटभुज 6 भुजा वाला, ये रेगुलर पॉलीगन होता है। नेक्स्ट, अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अनियमित बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण अलग अलग हो। जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये अब सब भुजा अलग अलग हैं, कोण भी अलग अलग है। उत्कीर्ण बहुभुज क्या होता है? इनस्क्राइब्ड पॉलीगन। देखो, वैसी बहुभुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। इसमें वृत्त के केंद्र से सभी शीर्षों की दूरी समान होती है। भाई देखो, उत्कीर्ण बहुभुज क्या होता है? वैसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करते हैं। देखो ये बन गया, क्या बोला उसने? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करते हैं। देखो ये हमने बहुभुज बनाया, एक टच, 2 3 4 5। देखो सारे शीर्ष वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? तो यही होता है हमारा उत्कीर्ण बहुभुज। उत्कीर्ण हो गया अपरिगत। परिगत में उल्टा कर दो यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ देखो, उत्कीर्ण में क्या था? उत्कीर्ण में बहुभुज अंतर बना था। अब बहुभुज बाहर बना दो, बाहर ऐसे, और इसमें अंतर बना दो वृत्त, हो गया। सबकी दूरी बराबर है। देखो बस ये है। परिगत में क्या होता है? बहुभुज बाहर बन जाता है। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजा वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसमें वृत्त के केंद्रों से भुजा के बीच की दूरी बराबर होती है। देखो क्या कह रहा है? परिगत में क्या है? वह बहुभुज जिसकी भुजा वृत्त के परिधि को स्पर्श करती है। ठीक है, दोनों में समझ में आ रहा अंतर? उत्कीर्ण में क्या था? वैसा बहुभुज जिसके सभी शीर्ष, क्या शीर्ष वृत्त की परिधि टच करते हैं। और परिगत में क्या था? वह बहुभुज जिसकी भुजा वृत्त की परिधि टच करती है। इसमें भुजा टच करती है, उसमें शीर्ष टच करते हैं। आई बात समझ? उत्कीर्ण वाले में तो बहुभुज की शीर्ष टच कर रहे हैं, देखो वृत्त की परिधि को, इसमें भुजा टच कर रही है, भुजा। जैसे मान लो ये बहुभुज हमारा है, अंदर हमने वृत्त बना दिया, उसकी भुजा टच कर रही है, देखो वृत्त को, ये होगा परिगत। 2D क्या होता है? 2D में कौन सी आकृति आती हैं? बहुभुज आते हैं सारे, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है। ठीक है, वृत्त भी याद रखना, वृत्त 2D है। और 3D में क्या आता है? घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड। कोण में दो भुजाएं तथा एक शीर्ष होता है। सिंपल है भाई, एक ये दो भुजाएं, एक शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ये भुजाएं हो गई, तभी तो कोण बनता है। तो यही होता है कोण। और शीर्ष क्या होता है? जिस बिंदु पर दो भुजाएं मिलती हैं वो शीर्ष होता है। न्यून कोण त्रिभुज जिसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, क्या होता है? देखो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 से 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। अधिक कोण में क्या है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा, मतलब 90 से 180 के बीच के एंगल अधिक कोण होते हैं। देखो देख पा रहे होंगे, ये वाला अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है। और समकोण में क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऋजु कोण, एक सरल रेखा पर जो एंगल बनता है 180 का, वही ऋजु कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बृहत कोण, इसमें क्या होता है? 180 से बड़ा
और 360 से छोटा, मतलब 180 से लेके 360 का जो एंगल बनता है ना, वही वृत्त कोण है। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है, एक तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। इसको इंग्लिश में याद रखना। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना, इसमें दो संलग्न कोणों का योगफल 90 अंश होता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखो जहाँ बना हुआ चित्र, 60 अंश 30 अंश, जोड़ दो 90 आ जाएगा। इधर 120 60 जोड़ दो 180 आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री में दो पास पास के एंगल का योग 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 अंश होता है। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण देखो, यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, ठीक है, एवं उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखो एक ही शीर्ष है और बी वाली भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। और उन दोनों कोणों के अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो। देखो इधर उभयनिष्ठ है तो इधर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा आसन्न कोण। जैसे कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, दोनों ही आसन्न कोण है। नेक्स्ट, पूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण क्या होता है? इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 360 डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं। जब एक निश्चित बिंदु से घूर्णन करते हुए रेखा अपने प्रारंभिक स्थान पर चली आती है ना, तो निश्चित बिंदु पर बना कोण 360 अंश होता है। जब एक निश्चित बिंदु से घूमते हुए कोई रेखा प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है तो उसे 360 डिग्री का एंगल बनता है। देखो जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लो एक पैरेलल रेखा ये थी, एक ये थी, तिर्यक रेखा काट दी, ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर अगर बोले संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण कौन से जानते हो? देखो यहाँ मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 3, देखो दोबारा देखते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना। अब इसमें कह रहा है संगत कोण बराबर होते हैं इस कंडीशन में। भाई जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटते हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू वही होगी सेम। तो यहाँ पे देखो कि 1 का संगत कोण क्या होगा? भाई जिस रेखा के ऊपर जो एंगल बनते हैं ना, वो संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये दो रेखा है, अब इस रेखा के ऊपर जो एंगल बनेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये संगत कोण कहलाते हैं। देखो 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर हो जाएगा। अब नीचे वाले एंगल देख लो, 4 8 के बराबर, 3 6 7 के बराबर, ये होता है संगत कोण। संगत में हमेशा ऊपर वाले और नीचे वाले एंगल होते हैं। रेखा के ऊपर बने, दोनों रेखाओं के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो संगत होंगे, और दो रेखाओं के नीचे जो एंगल बनेंगे वो संगत कोण होंगे, बराबर होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे 1 का 3 से, वर्टिकली अपोजिट, तो देखो 1 का 3 से, ठीक है, और 2 का 4 से, 5 का 6 से, वो 7 से, 8 का, इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब दो रेखाओं को एक तरह रेखा काटती है ना, तो यहाँ पर जो ठीक है जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ना, एक होता है अंत अल्टरनेट एंगल, एक बाह्य एक अंतर कोण। जैसे 3 तो हो जाएगा, एक सेकंड, अंतः एक अंतर कोण 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर, अंतः एक अंतर कोण। अच्छा तो ये 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर हो जाएगा, 2 8 के बराबर, 1 7 के बराबर हो जाएगा, ऐसे बनता है। अंतः एक अंतर कोण कैसे बनते हैं? 3 5 के बराबर हो जाएगा, 4 6 के बराबर हो जाएगा। और बाह्य एक अंतर कोण बाहर बाहर वाले देखेंगे अब, 1 7 के बराबर, 2 8 के बराबर, ठीक है। भाई अंतर एक अंतर कोण क्या? अंदर वाले जो हैं 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। और बाह्य एक अंतर कोण 1 7 के बराबर, 2 8 के बराबर, जो कंडीशन रहती है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर अंतः कोण हो या बाह्य कोण हो, इनका योगफल 180 अंश होता है। देखो ये रेखा काट रही है, नहीं काट रही है दो रेखाओं को, तो इसमें एक ही ओर इधर और इधर, तो एक ही ओर अंतः कोण या बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। देख लो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का योगफल 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये वाला एंगल और बाह्य वाला एंगल दोनों का 180 अंश होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बनने वाले
या तो अंतः अंतः कोण हो या बाह्य बाह्य कोण हो, दोनों के ऊपर 180 होता है। और ये भी याद रखना, जब दो तिर्यक रेखाओं को सीधी रेखा काटती है तो वहाँ आयत बनता है। क्या बनता है? आयत और वर्ग बनता है। ठीक है, यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा पर लंबवत हो तो क्या बनता है? वर्ग बनता है। जब समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा लंब हो ना तो वहाँ पर क्या बनता है? या तो वर्ग बनेगा या आयत बनेगा, याद रखना। वैसे वर्ग आंसर इसका मैक्सिमम रहता है। अब देखो, ये याद करने वाला है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 की रेशियो में बांटता है। याद कर लेना इसको। ये त्रिभुज की जो माध्यिकाएं देखो यहाँ से ऐसे काट रही हैं, इस बिंदु पर ये मिलती है ना, तो वो उसको वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के अर्धकों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं? 90 प्लस कोण a/2 से। देखो मान लो ये है, ये बना हुआ त्रिभुज। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के अर्धक, ये अर्धक यहाँ तक, ये यहाँ तक अर्धक। ठीक है, ये तो यहाँ ये पूछा है कितना होगा और यहाँ दे रखा है मान लो 50। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 में इस 50 का आधा मतलब 25 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये किया है यहाँ पे। ठीक है, अगला, किसी त्रिभुज के दो बहिष्कोणों के बीच का बाह्य कोणों के बीच का योगफल। किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के बीच का कोण, देखो यहाँ पे इस कंडीशन बनी हुई है। किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण, ये और ये यहाँ जो बन रहा है ना, ये इसको पूछा है। तो यहाँ पर 90 दे रखा है अंदर, तो कैसे निकालेंगे? अब 90 में से घटा देंगे इसको, इसके आधे को 45 को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रट लेना, दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफलों का रेशियो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो बांट दिया ना, बांट दिया, याद करने वाले हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अगर वैल्यू दे रखी होती, ये 100 है और ये वाली पूछी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आधा, 50। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज सबसे छोटी बहुभुज होती है। पूछे सबसे छोटी बहुभुज कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। और त्रिभुज के विकर्णों की संख्या 0 होती है। और त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। और त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। 360 देख लो कैसे। ये त्रिभुज बना हुआ, देखो बाह्य कोण बाह्य कोण बाह्य कोण तीनों को जोड़ दिया, अल्फा बीटा गामा, तो 360 अंश। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देखो समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये होते हैं। अंतःकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो देखो लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, जैसे ये देखो ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका ये शीर्ष ये शीर्ष ये शीर्ष जहाँ से काटते हैं ना, ठीक है, इसी को लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो एक समबाहु है, एक न्यून कोण, दोनों में याद रखना। न्यून कोण त्रिभुज में भी ऐसा होता है और समबाहु त्रिभुज में भी। देखो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब सब एक जगह होते हैं समबाहु त्रिभुज में। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये पूछा इसने, ये बाह्य कोण का मान पूछा है, तो बाह्य कोण का मान जो है त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका और इसका जोड़ देंगे ना, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ये पूछा है, यहाँ 60 दिया 70 दिया है, दोनों जोड़ दो 120 आ गया आंसर। किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग करोगे ना, वो तीसरी भुजा से अधिक होता है हमेशा। सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट, अभी खत्म हो जा, कितना है देखो। किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने की भुजा, अब बड़ा कोण कौन सा भाई? 70 है कि नहीं, इसके सामने की भुजा तथा सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा। देखो
किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, बड़ी हो गई। और और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा तो छोटी होती है, तो 50 के सामने क्या है, ये भुजा छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 70 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, AC सबसे बड़ी हो गई। 50 के सामने की भुजा छोटी, तो सबसे छोटी हो जाएगी AB। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है ना, कर्ण के मध्य में होता है। हट लेना। यहाँ पर देखो ये पूछा है, इसने BD पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछी है कितनी होगी। ये 40 दिया है, ये 10 दिया है, ये 5 दिया है, तो कैसे निकालेंगे। BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB इंटू BC बट्टा AC कर देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, तो 10 इंटू 5 बट्टा 40 आंसर आ जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का होता है। देखो चित्र में, ये समबाहु त्रिभुज है, सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो 60 60 60, बाह्य कोण 120 120 120। देखो लास्ट पेज, देखो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, कोई भुजा समान नहीं होती है। बहुभुज क्या होता है, 4 या 4 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को पॉलीगन बहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी सही भुजाएं आपस में बराबर हों। नेक्स्ट, उत्तल बहुभुज क्या होता है, कॉन्वेक्स, जिसकी कोई भी अंतःकोण 180 अंश का 180 से बड़ा ना हो, कोई भी अंतःकोण 180 से बड़ा ना हो, वही हमारा उत्तल बहुभुज होता है। और अवतल में क्या है, जिसका कोई भी एक अंतःकोण 180 से बड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा हुआ है, 180 से ज़्यादा हो गया। बहुभुज के बाह्य और बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कितना, 360। नेक्स्ट, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए 360 में उस बहुभुज की भुजाओं से भाग कर देते हैं। जैसे मान लो पंचभुज बोला, तो 360 में 5 से भाग लगा दोगे ना। या अष्टभुज बोला, 360 में 8 से भाग लगा दोगे, तो क्या निकलेगा, हमको उस अष्टभुज का या षटभुज का बाह्य कोण निकल आएगा। प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू पता चल जाएगी। बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। कैसे, देख लो। मान लो ये बहुभुज बना हुआ है, ठीक है। अब इसका अंतर का कोण और बाहर का कोण का 180 हो रहा है कि नहीं, देखो ये होता है, ठीक है। बहुभुज के अंतःकोण का योग कैसे निकालते हैं, 2 फॉर्मूले हैं। 2n - 4 × 90 होता है, एक होता है n - 2 × 180। क्या होता है, n - 2 × 180, इसे भी कर सकते हैं। और बहुभुज के, अब बोलेगा समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, बाह्य कोण, देखो दोबारा देखो, जब वो प्रत्येक बोल देगा ना कि बहुभुज के अंतःकोणों को तो निकालते हैं, ठीक है, सभी का। और प्रत्येक एक के बारे में पूछेगा अंतःकोण, तो उसमें n से भाग लगा देंगे सेम फॉर्मूले में। बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, n कोष्ठक में n - 3/2 से। अब देखो जैसे दे रखा है, एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बोल दिया ना उसने, देखो यहाँ पे 2n - 4 × 90/n, ये भी कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते, ये कर लो फिर, n - 2 × 180 से निकालो, ठीक है। फिर इसमें भाग लगा दो 5 से, तो प्रत्येक का निकल आएगा आंसर 108, ठीक है। चलिए हो गया।